अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज सलमान, योर फिजिक्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 29 से रिलेटेड। देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 को, और हमने चैप्टर नंबर 4 के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात की। मैं एक मरतबा रिव्यू करवा देता हूँ। हमने लास्ट टाइम बात किया था फोर्स के बारे में, और मैंने फोर्स के बारे में ये कहा कि फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कशन की बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। और मैंने बैलेंस फोर्स के बारे में ये कहा कि भाई अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस को अप्लाई करो और वो बॉडी फोर्स अप्लाई होने के बावजूद अपनी स्टेट को चेंज ना करे, इस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और वो बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज कर जाए तो हम इस फोर्स को अनबैलेंस फोर्स का नाम देते हैं। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 29 के अंदर हमारे पास टॉपिक होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमें बात करनी है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स की लॉ ऑफ मोशन को हमें यहाँ पे डील करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मेरा बेटा, न्यूटन्स की लॉ ऑफ मोशन के बारे में कहा जाता है कि ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी लेवल की फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कहलाता है फिजिक्स का। कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेट 60 to 70% फिजिक्स को ये कवर करता है। ये जो लॉ अभी हम डील करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 60 to 70% फिजिक्स कहलाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इतना बड़ा लॉ है, सोचो। न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन जो डिफाइन किया, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए मोशन के ऊपर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है वो 3 लॉ है मोशन के। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस वक्त हमें सबसे पहले बात करनी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमें बात करनी है यहां पर न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पे बात करेंगे। सो मेरा बेटा बोर्ड पे देखेगा, इसकी स्टेटमेंट को हम यहां पे डील करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। और न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा देखेगा बेटा बोर्ड पर। पहले मैं कुछ बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स an object keep it state। ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के ऊपर 3 लॉ डिफाइन किया। न्यूटन ने मोशन के ऊपर 3 लॉ को डिफाइन किया। द फर्स्ट वन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड वन इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड वन इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो रिलेटेड है बैलेंस फोर्स से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने जो लॉ को डिफाइन किया ये टोटली रिलेटेड है बैलेंस फोर्स के। इस लॉ में न्यूटन ने बैलेंस फोर्स के बारे में बात की। 2 मिनट के लिए इस लॉ को स्टॉप करते हैं। याद करो बैलेंस फोर्स क्या था। When we apply some force on a body and body does not change its state, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करो और वो बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज ना करे, इस फोर्स को हमने बैलेंस फोर्स का नाम दिया था। इट मीन्स किसी बॉडी के पास अगर बैलेंस फोर्स मौजूद होगी तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझाया था, ऐसा ही है। ओके, अब न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो टर्म यूज किया वो बैलेंस फोर्स का टर्म यूज किया। न्यूटन कहता यह है कि भाई अगर किसी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद है तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। इट मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में मौजूद है तो वो मोशन में ही रहेगी।
इट मींस कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, ऐसा न्यूटन ने कहा। और मैंने भी लास्ट टाइम यही कहा था आपसे कि व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करो, आपने अगर बैलेंस फोर्स को अप्लाई किया तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, ऐसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपसे। अब न्यूटन क्या कहता है, अगर किसी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। एन ऑब्जेक्ट कीप इट स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स। अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद है, अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद है तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स, अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद है तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स एन ऑब्जेक्ट कीप इट स्टेट। अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। इस लॉ को नाम दिया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। और ये चीज जो लॉ, इस लॉ के अंदर जो सेंस न्यूटन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। मैंने बैलेंस फोर्स का टर्म यूज करके समझाया था, न्यूटन ने वही चीज समझाई है, वर्डिंग चेंज यूज किया। वो कहता है अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। इन द प्रेजेंस ऑफ balance force, in the presence of balance force an object keep it state. In the presence of balance force an object keep it state. अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद है तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखती है, वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखेगी। दैट्स व्हाई न्यूटन कहता है, बोर्ड पे दिखेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स एन ऑब्जेक्ट कीप इट स्टेट। एक चीज और याद रखिएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो मैं लिख देता हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also known as law of inertia। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब सवाल आया इनर्शिया क्या होती है, और मैं तुम्हें इनर्शिया भी डिफाइन करके दिखाता हूं। बात करते हैं इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया किसे कहा जाता है। मैं आपके सामने इनर्शिया को भी डिफाइन करता हूं। तो व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैं आपके सामने इनर्शिया की भी डेफिनेशन को डिफाइन करता हूं। कहा जाता है एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रोक ले। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट करे। अ फोर्स विच रेजिस्ट अ बॉडी टू सडनली चेंज इट स्टेट। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट करे। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रोक ले। अ फोर्स विच रेजिस्ट अ बॉडी टू सडनली चेंज इट स्टेट। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट करे। सपोज करो मैं आपके सामने मौजूद हूं, मैं रेस्ट में मौजूद हूं। इस रूम की सराउंडिंग के लिहाज से, इस डोर, विंडो, चेयर, डेस्क, फैन, लाइट, बल्ब, बोर्ड, इनके लिहाज से मैं रेस्ट में हूं। सामने से मेरा कोई फ्रेंड आया मिलने के लिए और वो मुझसे इस तरह से मिला कि उसने मुझ पर सडनली फोर्स अप्लाई कर दिया। और सडनली हुआ ये काम, मुझे नहीं पता, मैं तैयार नहीं था उस फोर्स के लिए, लेकिन वो जैसे ही मेरे पास आया मुझसे मिलने के लिए, उसने मुझ पर सडनली फोर्स अप्लाई किया। तो जैसे ही मुझ पर सडनली फोर्स अप्लाई हुआ, मैं पीछे की तरफ यूं गिरने लगा। देखो मैं किसी चीज को पकड़ा नहीं हूं, मैं पीछे की तरफ गिर रहा हूं, लेकिन फिर खुद ब खुद दोबारा खड़ा हो गया। हम गाड़ी में मौजूद होते हैं,
सडनली हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, एक तो ब्रेक अप्लाई होता है यूजुअली जो हमें पता हो, लेकिन अगर सडनली ब्रेक अप्लाई हो तो हम सामने की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम गिरते नहीं हैं, हम किसी चीज को पकड़ते नहीं हैं, फिर दोबारा उठ के बैठ जाते हैं। तो इट मीन्स हम रेस्ट में थे बस की इंटरनल सराउंडिंग के लिहाज से, या हम मोशन में थे बस की एक्सटर्नल सराउंडिंग के लिहाज से, हम मोशन में थे, सडनली ब्रेक अप्लाई हुआ तो गाड़ी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, तो हमारी बॉडी क्या होगी, फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगी। तो इनर्शिया क्या करेगी, हमें दोबारा से रुकेगी और अपनी जगह पे वापस लेकर आ जाएगी। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैं रेस्ट में था, सडनली मुझ पे फोर्स अप्लाई हुआ तो मेरी बॉडी सडनली किस में आ गई, मोशन में आ गई। इनर्शिया मुझे होल्ड करेगी, वापस अपनी स्टेट में वापस लेकर आएगी, यानी मुझे दोबारा रेस्ट में लेकर आ जाएगी। दैट्स व्हाई हम कहते हैं अ फोर्स व्हिच रेजिस्ट अ बॉडी टू सडनली चेंज इट स्टेट, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट करे, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रोके। इस फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ इनर्शिया का, इस फोर्स को हम नाम देते हैं इनर्शिया का। दैट्स व्हाई हम इनर्शिया के बारे में कहते हैं a force which resists a body to suddenly change its state is called inertia। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट करे, इस फोर्स को हम नाम देते हैं इनर्शिया का। फोर्स विच रेजिस्ट अ बॉडी टू सडनली चेंज इट स्टेट, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रेजिस्ट करे, इसे हम नाम देते हैं इनर्शिया का। सो इस वक्त हमने बात की न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में ये कहा, इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स एन ऑब्जेक्ट कीप इट स्टेट। अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद होगा तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखेगी। अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स एन ऑब्जेक्ट कीप इट स्टेट, अगर किसी भी बॉडी के पास बैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को, अपनी हालत को बरकरार रखती है। दैट्स व्हाई इस लॉ को हम नाम देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सडनली अपनी स्टेट चेंज करने से रोके। अगर कोई बॉडी रेस्ट में थी और वो सडनली मोशन में चली गई तो इनर्शिया वापस उसे रेस्ट में लेकर आएगी। अगर कोई बॉडी मोशन में थी और वो सडनली रेस्ट में चली गई तो इनर्शिया उसे दोबारा मोशन में लेकर आएगी। दैट्स व्हाई इस फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ इनर्शिया का। इस वक्त इसके बाद अब हमें बात करनी है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद अब हम यहां पे बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। मैंने आपके सामने हेडिंग को ड्रॉ किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टेटमेंट से रिलेटेड। मैं स्टेटमेंट लिख लूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट आपने बोर्ड पे देखना है अभी, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट क्या होगी सर, बोर्ड पे देखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ unbalanced force, in the presence of unbalanced force an acceleration is produced which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass.
to the mass of the body. एक स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर दिया। इस स्टेटमेंट को डील करने से पहले एक टर्म होती है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? हाँ बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? आपको क्लियर है कि डायरेक्टली रिलेशन क्या होती है और इनवर्सली रिलेशन क्या होती है? और इन दो प्रोपोर्शनल और इन दो रिलेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कहा जाता है दो क्वांटिटी है, सुनना और से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? दो क्वांटिटी है ए और बी, ठीक है? ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। दो क्वांटिटी है ए और बी। अगर आप ए को इंक्रीज करो और बी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाए, या अगर आप ए को कम करो बी खुद ब खुद कम हो जाए, इस प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली कहते हैं। इस रिलेशन को डायरेक्टली रिलेशन का नाम दिया जाता है। अगर दो क्वांटिटी है ए और बी, ए को इंक्रीज करो बी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाए, या ए को कम करो बी खुद ब खुद कम हो जाए, इस रिलेशन को डायरेक्टली रिलेशन का नाम दिया जाता है, या इस प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम दिया जाता है। क्लियर? एक होती है इनवर्सली, दो क्वांटिटी है, फिर से सुनो, ए और बी। अगर आप ए को इंक्रीज करो और बी खुद ब खुद कम हो जाए, या ए को कम करो बी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाए, मतलब ए को इंक्रीज किया, मतलब ए को इंक्रीज किया बी डिक्रीज हो जाए, या ए को डिक्रीज करो बी इंक्रीज हो जाए, तो इस रिलेशन को इनवर्सली कहा जाता है। इस रिलेशन को इनवर्सली रिलेशन यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, बात हो रही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये रिलेटेड है अनबैलेंस फोर्स से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने बात की बैलेंस फोर्स के बारे में, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड है अनबैलेंस फोर्स से। न्यूटन ने इस लॉ में तीन पार्ट को एक्सप्लेन किया। मैं हमेशा इस लॉ को तीन पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं और तीन तरह की वर्डिंग यहां पे बनाता हूं। सर क्या होती है, सुनना मेरी बात को और से। सबसे पहले कि अगर किसी बॉडी के पास अनबैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। सवाल आया कैसे? आपने कहा क्या? पहले ये तो बताएं। मैंने ये कहा अगर किसी बॉडी के पास अनबैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। अगर किसी भी बॉडी के पास अनबैलेंस फोर्स मौजूद हो वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी। सवाल आया कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। सवाल आया कैसे? मैंने कहा ठीक है अभी बताता हूं। अगर किसी बॉडी के पास अनबैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी। कैसे? सुनो, आपने बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई किया। अनबैलेंस फोर्स बॉडी की स्टेट को क्या करती है? चेंज करती है। बॉडी की स्टेट चेंज होगी। अगर सपोज करो वो रेस्ट में थी तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जब वो मोशन में आ जाएगी तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कोई एक नंबर होगा, कोई एक वैल्यू होगी। वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इट मींस अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई किया तो वो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को चेंज करती है, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। तो ये पूरी कहानी कहने के बजाय मैंने एक वर्ड यूज किया, बॉडी के पास अनबैलेंस फोर्स है तो वो बॉडी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। अब समझ में आया कैसे प्रोड्यूस करती है? तो न्यूटन कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। किसी बॉडी के पास अगर अनबैलेंस फोर्स मौजूद हो तो वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। सेकंड पार्ट है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, मतलब आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के और इनवर्सली होती है मास के।
अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम होगा। समझ आ रही है बात? तो न्यूटन कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। अगर किसी भी बॉडी के पास अनबैलेंस फोर्स मौजूद है तो वो बॉडी हमेशा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के मास के। इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स an acceleration is produced which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. For example, बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन में होगा क्या, मैं सपोज करता हूं एक बॉडी को, उस बॉडी का मास m है, मैं उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा F और वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी A। तो अब उस बॉडी के ऊपर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करूंगा और एक फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया कंसिडर अ बॉडी having mass m is placed on horizontal surface, full stop. When we apply some force on a body, some force F on a body, then it produce an acceleration A. An acceleration A, then according to then के बाद दिखेगा, लाइन चेंज करके मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, then according to न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं। मीन्स मेरा बेटा, मैंने ये कहा कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और एक बॉडी है जिसका मास है m, हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया F और उस बॉडी ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया A। It means consider a body having mass m is placed on horizontal surface, then we apply some force on a body, then it produce an acceleration A। तो it means आपने बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई किया और फोर्स का मतलब हमेशा अनबैलेंस फोर्स होती है, तो वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। अब अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स के। देखो बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है और दोनों को एक जैसा लिखा जाए तो ये डायरेक्टली पढ़ा जाता है। मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल के बाद 1 करके कुछ लिखा जाए तो उसे इनवर्सली पढ़ते हैं और इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस फोर्स एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस which is directly proportional, ये लाइन देखिएगा, which is directly proportional to the force और inversely proportional होता है to the mass। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली होता है मास के। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल के बाद अगर 1 करके कुछ लिखा जाए तो उसे इनवर्सली पढ़ते हैं। अब इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइनिंग करवा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में कंबाइन करवा दूं तो कंबाइनिंग में क्या होता है, जो चीज़ रिपीट होती है उसे एक बार लिखा जाता है और जो रिपीट नहीं हो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे,
ए और ए रिपीट हो गया, एक मरतबा लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, कैसे? यानी f मल्टीप्लाई होगा किससे? 1/m से। f को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? f/m। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू, जब कभी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो इक्वल्स टू लगाया जाता है और कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैं यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करूं तो मैंने क्या लगाया? इक्वल्स टू लगाया और कांस्टेंट लगा दिया, और उसके बाद जो लिखा हुआ है उसे सेम लिख दिया, f/m। लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा? देखो बेटा बोर्ड पे आखिर में जो मैंने लिखा है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। अब आ रहा है बेटा? a इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट f/m। इसके बाद देखो मैंने ये कहा कि जब कभी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो हमेशा इक्वल्स टू लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ जो हम कांस्टेंट हमने इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाया। अब यहाँ जो कांस्टेंट यूज किया था न्यूटन ने, उस कांस्टेंट को सिंबलाइज किया जाता है k से। मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है पहले से? f/m। मैंने सेम लिख दिया f/m। ठीक है। यहां जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, और जो न्यूटन ने कांस्टेंट यूज किया था उसको सिंबलाइज किया जाता है k से। अब सवाल ये आया कि k क्या है? कहता है न्यूटन इन SI यूनिट में k की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 के। SI यूनिट में k की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं। तो न्यूटन कहता है k की जो वैल्यू होती है वो बराबर किसके होती है? 1 के बराबर होती है। तो हमने क्या लिखा? a इज इक्वल्स टू k की जगह पर 1, क्योंकि k कांस्टेंट था ना बेटा, और k की वैल्यू क्या होती है? 1। f/m को मैंने सेम लिखा, a को a लिखा, f को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? f/m। ठीक है मेरा बेटा। अब ये m यहाँ डिवाइड पे है, इसे उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। m किससे मल्टीप्लाई हुआ? a से, तो क्या बनेगा? ma इज इक्वल्स टू f। अब पहले लेफ्ट को लिखो या राइट को लिखो, बात एक ही होती है। तो मैंने क्या लिखा? f इज इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? फोर्स का फॉर्मूला होता है। F इक्वल होता है ma के, यानी फोर्स इक्वल होता है माँ के, ma यानी माँ। क्लियर? सो बेटा बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखो, पहले कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। होप सो दैट कि आप सबको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मेरे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टॉपिक को रिव्यू कर लीजिएगा और लेक्चर को साथ साथ नोट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।